हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे हमारा जो थर्ड लैंग्वेज वाला था वो मैंने आपको एक लेक्चर डाल दिया है। आज हम फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एज फर्स्ट लैंग्वेज को हम उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे प्रॉपर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनके लिए हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पढ़ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो आप, इन्फिनिटिव फॉर्म का आता है। तो आपको बेसिकली हमेशा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है कि इन्फिनिटिव फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स वगैरह उठा के देखे, ये कॉमन क्वेश्चन ही पूछा जाता है। टू इन्फिनिटिव पूछते हैं, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कि आप इसको पहचानते कैसे हो? तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहां लगा हो वो हमारा इन्फिनिटिव हो जाता है। पर ध्यान देना, बहुत सी बार बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि एज अ प्रेपोजिशन लाइक टू के बाद वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अगर टू के बाद तुमको कोई नाउन दिखाई दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो वहां पर एज अ प्रेपोजिशन हो जाएगा। तो ये बेसिक छोटा सा एक डिफरेंस होता है, बच्चे बहुत सी बार दिमाग नहीं लगा पाते हैं और वो मिस हो जाता है। पूरा टॉपिक तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ये एक मेन चीज कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुझे ढूंढना है सेंटेंस में कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, ही वाज आस्किंग टू गो फॉर दी कॉन्सर्ट, तो यहाँ पर टू गो हमारा इन्फिनिटिव फॉर्म हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, किस तरीके का सेंटेंस है, जैसे गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड। तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस लाइक हर तरीके का सेंटेंस पता होना चाहिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, इंपैरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसा होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए कि भाई जो स्टेटमेंट वगैरह वाले सेंटेंसेस है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसके अंदर कोई भी एडवाइस है, सजेशन है, ऑर्डर है, कमांड है, वो हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इनका टाइप पता होना चाहिए, पहचान पता होनी चाहिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आप कर लोगे। यहां पे देखो, अब यहाँ पे ये जो चेन ऑफ नाउन्स बोला जा रहा है, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई बेसिकली जो नाउन होता है वो क्या होता है, लाइक किस किन चीजों को हम नाउन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती है ना वो सब नाउन होती है, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर पोडियम दिया हुआ है तो अब ये बोल रहा है कि भाई एम से ही दूसरा वाला नाउन बताओ, तो नाउन दूसरा वाला क्या बना दोगे, मैन बना दो। ठीक है, एन से क्या बना दोगे, नेस्ट बना दो। ठीक है, टी से क्या बना दोगे, अगला टाइगर बना दो। ठीक है, आर से क्या बना दोगे, अगला रैट बना दो। बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। तो इन वाले क्वेश्चन में ना आप लोगों को एग्जाम में टाइम ही नहीं लगना चाहिए, आप इतनी प्रैक्टिस कर लो इन सब चीजों की। तो ये वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए इन सब चीजों के लिए, वोकैबुलरी काफी मैटर करती है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब आपको इसको पंक्चुएट करना है। सेंटेंस देखते ही मुझे पता चल रहा है कि ये इंटेरोगेटिव बना रखा है। कैन यू कुक, क्या आप कुक कर सकते हो, इस तरीके का सवाल है ये एक तरीके से कि क्या आप कुक कर सकते हैं। तो कैन को सी कैपिटल लिख देना, कैन यू, और कुक और क्वेश्चन मार्क लगा देना, हो गया। तो पंक्चुएशन के अंदर थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कि फुल स्टॉप कहाँ लगते हैं, कॉमास कहाँ लगते हैं, कोटेशंस कहाँ लगते हैं, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगते हैं, इनका पता होना। जो बेसिक कॉमन चीजें है ना, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत कुछ नहीं पूछता है, बट बेसिक चीजें पूछता है, वो पता होनी चाहिए, उससे काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम्स में। आगे बढ़ जाते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जब टेंसेस पढ़ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो कि स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। आप लोगों को टेंसेस के अंदर उसके यूज पे सवाल नहीं आता कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहां यूज करते हैं या पास्ट सिंपल को कहां यूज करते हैं। आप लोगों को सवाल आता है कि एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलवाते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी, मेन वर्ब कहां लगेगी। ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, आपको मेन वर्ब का पता होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा। जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि मुझे भाई हैड बिन लगाना है। ठीक है, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। ये बातें मुझे पता होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। अभी वर्ड रजिस्टर बनाने को होता है, तो जैसे बैंक है तो बैंक में क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, वर्ड रजिस्टर वैसा हो जाता है कि उससे रिलेटेड वर्ड्स हमको बनाने हैं। जैसे हमने उससे रिलेटेड, बैंक में क्या होता है, जैसे अकाउंट होते हैं। ठीक है, बैंक से क्या मिलता है, जैसे कि लोन मिलता है, समझ रहे हो। तो इस टाइप की चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक सी चीज है। आप क्या करवाते हो, आप डिपॉजिट करवाते हो। ठीक है, कुछ भी 4 वर्ड्स जो है, अकाउंट हो गया, डिपॉजिट हो गया, लोन हो गया, विड्रॉल हो गया, ऐसे वर्ड्स आप लिख सकते हो।
उसके बाद है द किंग एग्जीक्यूटेड द बियर्डेड मैन्स ब्रदर। अब ये जो दिया जाता है ना, ये वॉइस का सवाल है, बच्चे समझ ही नहीं पाते। मैं बच्चों को वॉइस पढ़ा रही थी, बच्चे बोल रहे थे मैम हमारे एग्जाम में वॉइस आता है क्या? आता है, वो इस तरीके से आता है। वॉइस के अंदर क्या होता है, एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बनाना रहता है तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह। तो आपको जब दिया जाता है ना बिगिन द सेंटेंस विद, है ना, तो ये समझ जाओ ये वॉइस का सवाल है कि अब आपको अपना सेंटेंस बनाना है इससे शुरुआत करके कि दी बियर्डेड मैन्स ब्रदर द किंग एग्जीक्यूटेड। पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में क्या लगाते हैं हम? बताओ क्या लगाते हैं पास्ट सिंपल में? वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सो द बियर्डेड मैन्स ब्रदर वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द किंग। बन गया, एज सिंपल एज दैट। 2 मिनट नहीं लगने चाहिए। अगर रूल याद होगा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, है ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स। अ डायमंड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स। ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से पूछे जा रहे हैं। ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाली चीज है ना, वहां से ये सवाल उठकर आते हैं। तो अगेन अब उसने बोल ही दिया है कि तुमको ये शुरुआत करनी है वेरी फ्यू से। तो मैंने आप लोगों को टेबल दिए थे कुछ, है ना, टेबल दिए थे 2 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। सारे स्ट्रक्चर पता होने चाहिए एक्चुअली कि कब वेरी फ्यू आ रहा है तो पहले सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, फिर पॉजिटिव फॉर्म आएगी, ठीक है, कि वेरी फ्यू पॉजिटिव वाले में यूज हो रहा है क्या, ये मोर है तो ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज हो रहा है। तो इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाली क्लास उठाकर देखना, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बताए हुए कि कभी भी किसी भी सेंटेंस को, जैसे ये एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको अगर मान लो पॉजिटिव और कंपैरेटिव में बदलना है तो अब आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो उन टेबल्स के अंदर मैंने उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स बताए हुए, ठीक है। यस, आगे बढ़ जाते हैं। मेक 2 सेंटेंसेस बाय यूजिंग द गिवन वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब। देखो अब ये नाउन और वर्ब, तो इसके लिए ना आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, है ना, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके मीनिंग पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि भाई ये एक एडजेक्टिव है, ये एक एडवर्ब है, ये नाउन है। नाउन होता क्या है? अब बच्चे को ये वर्ड दे दिया और बच्चे को बोला कि भाई तू इसको नाउन और वर्ब की तरह यूज कर, बच्चे को पता ही नहीं अगर कि नाउन क्या होता है तो वो यूज ही नहीं कर पाएगा। सेंटेंस में काम क्या करता है तो वो यूज ही नहीं कर पाएगा। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि भाई नाउन की तरह इसको यूज करके आप मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाइए, कौन बना सकता है? मेरे को जानना है कितने बच्चे हैं यहां पर जो नाउन की तरह इसको यूज करके बना सकते हैं, बताओ, बोलो। बताइए। जैसे हम बना लेंगे कि दी टीचर explained a new approach to the students, कि भाई टीचर ने बच्चों को एक नई अप्रोच एक्सप्लेन की। तो अ न्यू अप्रोच, देखो यहां पर ये जो यूज हुआ है ना, ये किसकी तरह यूज हुआ है? बिल्कुल एक नाउन की तरह यूज हुआ है। इसको वर्ब की तरह यूज करना हो तो कि दी स्टूडेंट्स अप्रोच, लड़की बच्चों की जो अप्रोच है, द स्टूडेंट्स अप्रोच द टीचर फॉर हेल्प, है ना, ऐसे बना सकते हैं कि दी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्रोच करते हैं टीचर्स को, दी स्टूडेंट्स अप्रोच दी टीचर फॉर हेल्प, ऐसे बन जाएगा। तो भाई यहां पर अब ये काम कर रहा है वर्ब का, और उसने मेन चीज ये बोली विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, कि उसकी फॉर्म नहीं बदलनी है, आपको फॉर्म सेम ही रखनी है, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखना है सेंटेंस के अंदर, उसको चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बारी आ जाती है टेक्सचुअल पैसेजेस की। देखो टेक्सचुअल पैसेजेस आप इजीली कर सकते हो, अपनी पढ़ाई करके जाना बढ़िया तरीके से, सारी की सारी पोएम जो है, जो भी आपके टेक्स्ट दिए हुए हैं अच्छे से। बस ध्यान इतना सा रखना होता है कि जब भी हम टेक्सचुअल पैसेजेस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो हमें प्लीज 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 थोड़ा सा पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड देन पैसेजेस को पढ़ना है। बहुत ज्यादा टाइम पैसेज की हिंदी करने में, है ना, या मराठी में अगर आप लोग करते हैं, ट्रांसलेट करने में मेरा मतलब है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इफ यू गाइज आर वेस्टिंग योर टाइम ट्रांसलेटिंग इट तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो आप लोग फेस
कर सकते हो, वहां पे टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए पहले क्वेश्चंस देखो और फिर डायरेक्टली उसमें से वो कीवर्ड्स और की फ्रेजेस उठा लो और उनको अपने पैसेज में ढूंढो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बच्चे जो है वो इसी में वेस्ट कर देते हैं, इनको मिलते ही नहीं है। तो पहले से प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो हमेशा टेक्सचुअल पैसेजेस की, सो दैट आपको पता चले कि कितनी देर में मुझे आंसर अपना मिल रहा है, ठीक है। टेक्सचुअल पैसेज में वैसे भी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ कर गए हो, ठीक है। नॉन टेक्सचुअल जो है उसमें तो फिर भी लग सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और उसकी कंट्रीज पूछी हुई है, तो मुझे माचू पिचू पूछा है, तो मैं सीधा मेरे पास जो भी पैसेज दिया रहेगा ना, इसमें मैं जाऊंगी माचू पिचू कहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर, एंड देन उससे उसी कंट्री को मैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए। मैं पहले ही पढ़ने में नहीं जाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी सिडनी ओपरा हाउस, तो मैं सीधा पैसेज में जाऊंगी, मैं ढूंढूंगी सिडनी ओपरा हाउस कहाँ है, इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, मैं यहीं की यहीं से उठाकर अपने आंसर्स को डाल दूंगी, हाँ या ना। ये रहा कि कंसिडर्ड मिक्स नेचुरल एंड कल्चरल पेरूज, मैचू पिचू इज वन ऑफ दीज, इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सब कुछ जहां पर है तुम वहां से उठाओ और उनकी कंट्रीज के नाम दे दो, ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, ये उसके ऊपर पैसेज है, तो अब डेंजर्स टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट को 4 बॉक्सेस में वो 4 डेंजर्स हमको बताने हैं, तो हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए कि भाई वो क्या 4 डेंजर्स है। आर इन डेंजर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट ड्यू टू वॉर, दूसरा हो गया पोचिंग, तीसरा हो गया नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, हेवी टूरिस्ट, कितने सारे दिए, एक एक वर्ड उठा के लिख दो भाई। अर्बनाइजेशन लिख दिया, पोचिंग लिख दिया, हेवी टूरिस्ट लिख दिया, ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स लिख दिया, खत्म हो गया वेब कंप्लीट। बहुत ज्यादा टाइम इसको पूरा रीड करने का वो ही नहीं है ना। अगर आंसर मिल रहा है तुरंत तो तुरंत आंसर निकालो और अपने आगे बढ़ो। उसके बाद आगे देखना, ठीक है। अगेन देखो एडजेक्टिव्स और वर्ब्स की तरह इसको यूज करना है, तो मैं बोल रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप चेंज कर सकते हो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। यस, तो सेंटेंस में वो कैसे यूज हो रहा है, कैसे वो चेंज हो सकता है, कैसे वो एडजेक्टिव बन सकता है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, कैसे वो एडवर्ब बन सकता है ये पता होना जरूरी है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना तो जरूरी है ही कि कौन सा क्या काम करता है, कैसा दिखता है, क्या होता है, बट साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं, लाइक एडजेक्टिव और वर्ब की तरह। इसमें हमको डिफरेंशिएट करना है अब कि कौन से एडजेक्टिव है कौन से वर्ब है। आ गया समझ में? यस और नो, हाँ या ना? ठीक है, कौन मुझे बता सकता है? प्रोटेक्ट वर्ब, एलोकेट वर्ब, लेकिन नेचुरल और हैवी क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव्स, एज सिंपल एज दैट, है ना। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम होता है। यहाँ पे प्रोटेक्ट और एलोकेट क्वालिफाई करने का काम नहीं कर रहे, ये दोनों वर्ब हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि प्रोटेक्ट करना ये वर्ब है, एलोकेट करना ये एक वर्ब है, लेकिन नेचुरल ये एक एडजेक्टिव है। कोई भी चीज कैसी है? नेचुरल है, एडजेक्टिव है। हैवी है, कोई भी चीज कैसी है? हैवी है। तो किसी भी नाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे, पता होना चाहिए काम क्या होता है इनका, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ाया था, उसमें बताया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में कि कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे क्लॉजेस को अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे स्टार्ट होता है, क्या होता है एक्चुअल में क्लॉज जो है वो क्या होता है। तो बेसिक डिफरेंस जैसे होता है कि भाई ये क्लॉज के अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, बल्कि फ्रेज के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अब जब सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज की बात होती है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होते हैं, तो आपको उसका नॉलेज होना जरूरी है। तो जब मैंने फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करवाया था तो मैंने उसके अंदर कंजंक्शंस भी बताए थे, ठीक है ना। तो वो ध्यान से देख लेना वो वाली क्लास जाकर। एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर फ्रेम ऑफ वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन पता है कौन सा होता है? वो यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन होता है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो होता है वर्बल क्वेश्चन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, तो अब आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो यस और नो टाइप वाला बनाना है। तो आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर क्वेश्चन मार्क, फ्रेम ऑफ वर्बल क्वेश्चन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो वर्बल क्वेश्चन और कुछ नहीं होता, यस और नो टाइप वाला, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होके, WH वाले नहीं, हेल्पिंग वर्ब से जो बनते हैं, ठीक है, वो वाले। तो आर एक हेल्पिंग वर्ब है, इससे आप बना सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। आगे बढ़ जाते हैं। हाउ कैन वी प्रिजर्व, ये देख लेना। कंप्लीट द एक्टिविटी, नेम ऑफ द पीपल गिवन क्रेडिट बाय द स्पीकर, ये सब टेक्सचुअल वाले हैं। इसमें किस किस को उन्होंने क्रेडिट दिया है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माय मूवमेंट्स। देखो पता है क्या करना होता है, मैंने बोला ना कीवर्ड्स की फ्रेजेस उठाओ, तो मुझे यहां पर देखना था नेम ऑफ द पीपल गिवन क्रेडिट।
लोगों को क्रेडिट दिया स्पीकर ने, ये 3 वर्ड्स मेरे को जैसे ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मेरा दिमाग गया बिगेस्ट क्रेडिट, ये हो गया हमारा स्पीकर। तो मैं 4 नाम यहां से उठा लूंगी, ठीक है, टू माई मूवमेंट्स, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर एंड इकबाल मसीहा, चारों नाम मेरे को यहां पे लिख देने। हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है ना। 2 सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, अब मैं सिर्फ यही पूरे में ढूंढूंगी, सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, ये मेरा कीवर्ड है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, पूरे में देखूंगी, मेरा दिमाग उसी को ढूंढ रहा है, सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस। मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है और मेरे पास सेकंड वाले का आंसर भी है, ठीक है, तो ये डाल दिया उन्होंने। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between. लिख दोगे? बहुत बढ़िया, लिख देना। और स्पीकर represents जो भी है, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। उसके बाद बारी आ जाती है एंटोनिम्स की, बहुत ईजी है। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए डेली कुछ कुछ पढ़ो, ठीक है, जितना ज्यादा रीड करोगे उतना वोकैबुलरी इंप्रूव होता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा लो 5 साल के, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लो। बट एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन या इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस ये हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है, तो इनको तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। ये 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को अच्छे से याद ही करने पड़ेंगे और इनका और कोई इलाज नहीं है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो बेटा याद ही करना पड़ता है, ठीक है, तो ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे अ पर्सन हु सैक्रिफाइस हिज और हर लाइफ फॉर द कंट्री, कौन बच्चा बता सकता है एक इंसान जो सैक्रिफाइस कर दे अपनी जिंदगी? बताओ, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ सच मार्टियर्स, पिक आउट 2 डिटर्मिनर्स, है ना, जो अपनी मार्टियर्स, ये लो मिल गया तुमको तुम्हारा वर्ड इधर ही है ना। चलिए, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, अब पिक आउट 2 डिटर्मिनर्स, मेरे को यहाँ पे से अभी 2 डिटर्मिनर पिक आउट करने हैं। देखो पहला मैं बता देती हूँ, दूसरा तुम मुझे बताना। दिस अवार्ड, ये अवार्ड, दिस दैट दीज दोज आते हैं ना डिटर्मिनर्स के अंदर, है ना, तो बस दिस दैट दीज दोज ये सब डिटर्मिनर्स में आते हैं। एक मैंने बता दिया, अब अगला आप बताओ। बहुत सिंपल है, यहीं कहीं है अगर देखोगे तो, ठीक है, यहीं कहीं है अगर देखोगे तो डिटर्मिनर्स का यूज भी पता होना चाहिए और पता भी होनी चाहिए कौन कौन से एक्चुअल में डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। अभी यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये काफी बच्चे सवाल कर रहे थे मैम नॉट ओनली बट ऑल्सो बता दो, तो देखो एक्चुअली इसके अंदर ना पैरेललिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था। पैरेललिज्म क्या होता है कि जो नॉट ओनली के बाद आ रहा है वही बट ऑल्सो के बाद आ रहा है ना। सो अब यहां पर आप यहां लगाओगे, आई हैव नॉट ओनली हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज, ये हटा दोगे, बट ऑल्सो फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स, ठीक है। तो इनके बाद दोनों के बाद देख लो आप, यहाँ पे हेल्ड आ रहा है और यहाँ पे फेल्ट आ रहा है, ये चीज कॉमन है, ठीक है। तो ये एक पैरेललिज्म होना चाहिए कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद आई नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसके बाद जो आता है ना वो सेम आना चाहिए। कई बच्चे गड़बड़ पता है क्या करते हैं, बच्चे गड़बड़ ये करते हैं कि आई हैव held not only their injured bodies but also felt their broken spirits, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप held को हटा गए और यहाँ पे आपने felt लिया, ठीक है। दूसरा बच्चे गलती क्या करते हैं, I have not only held their injured bodies but also their broken spirits, इस टाइप का भी बना देते हो। तो ध्यान रखो कि जो जितना पार्ट या जो भी लाइक नॉट ओनली के बाद जो चीज आ रही है, कोई भी वर्ब आ रहा है या कोई भी एडजेक्टिव आ रहा है या जो भी चीजें आ रही है वो सेम बट ऑल्सो के बाद भी आनी चाहिए, ये होता है पैरेललिज्म, है ना, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही वॉज नॉट ओनली फ्रस्ट्रेटेड बट ऑल्सो इरिटेटेड। तो मैंने देखो यहां पर ना, अगर यहां पर केवल एक आया है वर्ड, तो यहां पर भी, यहां जैसे केवल फ्रस्ट्रेटेड, वो केवल फ्रस्ट्रेटेड ही नहीं था बट इरिटेटेड भी था, तो यहां पर अभी एक एक वर्ड ही आया है,
मैं ऐसे नहीं लिख सकती थी कि ही वॉज नॉट ओनली फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड बट ऑल्सो इरिटेटेड। नहीं, यहां पे अगर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड आ रहा है, he was not only feeling frustrated but also feeling irritated, ऐसे आना चाहिए। तो जो अगर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड है तो फीलिंग इरिटेटेड ही आना चाहिए। वो पैरेललिज्म होता है, वो मेंटेन रखना होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में यही वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वुड यू लाइक टू बी अ सोशल वर्कर व्हेन यू ग्रो अप, ये अपने आप कर लेना। नेक्स्ट है पोइट्री। पोइट्री वाले सेगमेंट्स को बेटा आप लोग पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तुम्हारा ये जो अप्रिसिएशन ऑफ द पोअम आता है, पोअम के अंदर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पोअम का टाइटल, उसका राइटर, उसका थीम और उसका सेंट्रल आइडिया और उसके लिटरेरी डिवाइस रटने हैं तुमको, रटो, जो तुमको करना है करो, पर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ और वो भी सारी की सारी, एक भी मत छोड़ के जाओ। ठीक है ना? तो यस, जैसे लिटरेरी डिवाइस से क्वेश्चन दे देंगे एंटीथेसिस, अब तुमको पता होना चाहिए, लिटरेरी डिवाइस ढूंढना आना चाहिए। मेटाफर क्या मतलब होता है, क्या होता है, मैं कैसे ढूंढ सकता हूं। सिमिली क्या होता है, मैं कैसे ढूंढ सकता हूं। डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। जैसे एंटीथेसिस होते हैं कि जब हम दो ऑपोजिट आइडियाज को साथ में रख देते हैं तो दैट इज एंटीथेसिस। ये ऑक्सीमोरन से काफी अलग होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ऑपोजिट आइडियाज पुट टुगेदर, वो होता है एंटीथेसिस। यस, जैसे स्पीच is silver but silence is golden। मैं ये नॉर्मल एक एग्जांपल दे रही हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर देखो स्पीच और साइलेंस दोनों ऑपोजिट है ना, इफेक्ट के लिए। तो वैसा वाला अगर कोई दो बिल्कुल ऑपोजिट साथ में ही रख दिए जाए एक दूसरे के आजू बाजू, वो ऑक्सीमोरॉन हो जाता है, वो अलग है। ठीक है, हाँ, वो ऑक्सीमोरॉन कैसे, जैसे मैं बोलूं कि टाइगर वॉज इन क्वाइट रेज, अगर मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा कि टाइगर वॉज इन क्वाइट रेज, मैंने ऐसा लिखा, तो क्वाइट अलग है, रेज अलग है, दोनों ऑपोजिट है। शांत और एक गुस्सा वाला, दोनों अलग है ना, पर साथ में दोनों ऑपोजिट आइडिया साथ में, तो यहां बिल्कुल क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन होता है। ठीक है, और इस तरीके के होते हैं तो वो एंटीथेसिस होता है। तो ध्यान रखो, पहचानो, कुछ कॉमन है, उनकी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए और कहां पर पोएम में वो यूज हुए वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुए? आगे बढ़ जाते हैं। अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम के लिए टाइटल के देख लो 1 नंबर, पोइट का 1 नंबर, राइम स्कीम बहुत इजी है, कुछ भी नहीं होता, हर एक वर्ड का लास्ट वाला उठा लो। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर एक में राइम स्कीम हो भी हो, फ्री वर्ड्स में भी होती है बहुत सारी चीजें, तो ये पता होना चाहिए। राइम स्कीम कैसे निकालनी है ये पता होना चाहिए। राइम स्कीम यूजुअली हम कैसे निकालते हैं, हर एक लाइन का जो एंड वाला वर्ड है ना उसको हम देखते हैं। अगर ए जो है, क्या वो अगली लाइन से राइम कर रहा है, अगर कर रहा है तो आप इसको भी ए बोल दोगे, अगर नहीं कर रहा है तो आप इसको बी बोलोगे। ठीक है, तो वैसे राइम स्कीम निकालते हैं, बताया हुआ है मैंने। फिगर्स ऑफ स्पीच उसने पूछ लिया कौन सा इसके अंदर है, सेंट्रल आइडिया और थीम याद करके जाओ भाई, हर एक पोएम के 2 से 3 फिगर ऑफ स्पीच याद ही करके चले जाओ। ठीक है, ये काम कर लेना थोड़ा सा। फिर आते हैं नॉन टेक्सचुअल पैसेज। नॉन टेक्सचुअल पैसेज में भी सेम चीज आपको करनी है, क्वेश्चंस पर ध्यान दो, क्या पूछा हुआ है, देन पैसेज पे जाओ। बार बार पैसेज को पढ़ना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको मीनिंग समझने बैठना हमारा टास्क नहीं है, हमारा टास्क है जल्दी से पेपर कंप्लीट करना। ठीक है, बहुत इजी पेपर आता है आप लोगों का, कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, काफी आसान आसान चीजें पूछी जाती है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यस, उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है जो हमको पढ़ना रहता है। देखो जैसे इसने बोला रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद दो, अब यहाँ पे दो से शुरुआत करने को अगर बोला तो मैं अगर इसकी शुरुआत करती हूं दो से, THOUGH, तो मुझे यहां से बट हटाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। बट का मतलब भी और दो का मतलब भी, दोनों ही हम साथ में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ही कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। ठीक है ना, बट भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है, दो भी कॉन्ट्रास्ट शो करता है, तो हम दोनों को साथ नहीं रख सकते, ये पता होना चाहिए। तो प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन,
सब क्या होते हैं, कितने टाइप के हैं, कैसे दिखते हैं, डिटर्मिनर्स पता होने चाहिए, कैसे कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। पता, अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि भाई ए एन दी है ना, या फिर नीदर, ईदर, ऑल, सच, दिस, दैट, दीज, दोज, जी ये सब क्या है, ठीक है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, तो सवाल नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। ये पहचान, बेसिक पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है प्रेपोजिशन, जैसे इसने बोला कि दीज आर डेकोरेटिव डिजाइन्स मेड ऑन फ्लोर्स एट द टाइम ऑफ हिंदू फेस्टिवल्स, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या है बताओ, प्रेपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, एट, इन, ऑन, फॉर, ये सब क्या है, अमंग, बिटवीन, है ना, पता है ना, ये सब प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन किसके पहले लगते हैं, हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, वेरी नाइस। आगे बढ़ जाते हैं, शुड वी फॉलो सच ट्रेडिशंस इन आवर लाइफ। समरी राइटिंग, समरी राइटिंग में क्या करना होता है बेटे, सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल दो। बच्चे गलतियां कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पूरा का पूरा उठा उठा के वहां से ही लाइन चिपकाते रहते हैं, नहीं करना है हमको, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सारी निकाल दो। किसी एक जने के बारे में कोई 4 चीज बताइए तो 2 बताओ, ठीक है। एक इंसान को अगर कोई 4 अवार्ड्स मिले तो तुम सिर्फ बताओ कि 1 अवार्ड मिला है और बाकी और भी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं। आप उसको बता दो कि इस इंसान को, एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया, जिसके अंदर था एक नोबेल प्राइज, ऐसे लिखो, क्योंकि पैसेज में सारे दे रखे होंगे, ठीक है। उन्होंने 4-5 प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, तो आप बोलो कि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सारी निकाल दो, कोई भी चीज के बारे में, कोई डांस फॉर्म के बारे में 4 उसके नाम दिए हुए हैं, बता दो कि ये अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम है ये। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालो और कम करो उसको, तभी वो समरी कहलाएगा, ठीक है। ओवरऑल आइडिया मिलना चाहिए लोगों को। आफ्टर दैट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉमन क्वेश्चन बच्चे हमेशा मुझसे करते हैं कि मैम इनफॉर्मल राइटिंग या फॉर्मल, कौन सा वाला लेटर हम लोग चुने। मैं बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि यार देखो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो वाला चुनो। इनफॉर्मल थोड़ा सा बच्चों के लिए ईजी रहता है, क्योंकि फॉर्मेट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर्मल वाले का बच्चों को फॉर्मेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनफॉर्मल लिख लो। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि भाई मुझे ये वाला चुनूंगा तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे और ये वाला चुनूंगा तो कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बढ़िया। और प्रीवियस 5 साल के लेटर सारे कर जाओ, सारे के सारे कर जाओ। तुमको जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो तुम्हारे लेटर के अंदर होना ही होना चाहिए। फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, फॉर्मेट बिल्कुल ठीक होना ही होना चाहिए। 3 पार्ट्स में तुम्हारा लेटर टूटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ऐसा ही होना चाहिए लेटर, वरना मजा नहीं आएगा, नंबर भी नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज, बच्चे बहुत बार बोल रहे थे कि मैम आपने ये फॉर्मेट बताया कोई और, तो क्योंकि आप लोग अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हो, अलग अलग बुक्स फॉलो करते हो, ग्रामर का कोई ऐसा स्पेसिफिक बुक तुमको नहीं दिया हुआ है, राइटिंग सेक्शन का ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक तुमको नहीं दिया हुआ है, तो तुम्हारे स्कूल में जो फॉर्मेट बताते हैं तुम बेझिझक उसको फॉलो करो, बट सही, बिल्कुल सही, एक भी गलती के बिना, ठीक है। प्रैक्टिस करो बार बार, लिख लिख के 2 से 3, मतलब एक, मुझे ऐसा लगता है हफ्ते में 1 लेटर तो लिख ही लो, एक बार समरी राइटिंग तो कर ही लो। रोजाना का एक टॉपिक उठा लो, सुबह उठते ही मुझे लगता है 1 लेटर लिख लिया, अगले दिन सुबह उठते ही एक स्पीच राइटिंग कर लिया, अगले दिन सुबह उठते ही एक डायलॉग राइटिंग कर लिया, अगले दिन सुबह उठते ही एक एक्सपैंड द थीम कर लिया, व्यू काउंटर व्यू कर लिया, जो भी क्वेश्चन तुमको आते हैं सब, ठीक है। उसके बाद वर्बल टू नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना, बॉक्सेस में डालना है या फिर उससे सेंटेंस बनाना है। देखो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैम कौन सा वाला अटेम्प्ट करें, मुझे लगता है यही वाला अटेम्प्ट कर लिया करो, वर्बल टू नॉन वर्बल वाला ज्यादा इजी रहता है, नंबर भी कम करते हैं, ठीक है। जैसे ये तुमको इस डब्बों में डालना होता है, तो डब्बों में उठा उठा के पूरे पूरे सेंटेंस मत डाल देना, ठीक है। वो मेन वर्ड, जैसे डिफॉरेस्टेशन, वाटर, ऐसे डाला हुआ है ना, एफॉरेस्टेशन, केवल वो मेन वर्ड्स उठाकर ही डालने। वेरी नाइस, आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा। उसके बाद है स्पीच राइटिंग, व्यू काउंटर व्यू। स्पीच राइटिंग के अंदर आप लोग पता है कि किसी भी स्पीच के अंदर 2 चीजें पूछी जाती है, या तो आप किसी के पक्ष में बोल रहे होते हो या किसी टॉपिक के विपक्ष में बोल रहे होते हो, है ना, अगेंस्ट में बोल रहे होते हो, लाइक फॉर और अगेंस्ट, ये 2 तरीके से बोला जाता है। व्यू और काउंटर व्यू वही होता है कि अगर कोई एक टॉपिक दिया हुआ है, अगर आपको उसके फेवर में बोलना है तो वो व्यू हो जाता है, और उसके अगेंस्ट बोलना है तो वो काउंटर व्यू हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्यू काउंटर व्यू। स्पीच राइटिंग आप लोगों को दिया जाता है, और राइट योर काउंटर व्यूज, ये 2 टॉपिक्स है, एक स्पीच राइटिंग है, एक व्यू काउंटर व्यू है। स्पीच राइटिंग के अंदर आपको एक स्पीच देना रहता है, तो जो भी पॉइंट्स आपको दिए हैं वो मिस नहीं होने चाहिए। अगर उसने बोला
कि नो एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिकल, सेव्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सेलिब्रेटेड ऑन 22 अक्टूबर, कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमको एक स्पीच डिलीवर्ड करना है इस पे ऑन द टॉपिक गो सोलर। हमको टॉपिक दे दिया कि गो सोलर हमारा टॉपिक है, और फिर अगला सवाल हमको दिया है राइट योर काउंटर व्यूज ऑन बेनिफिट्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली। इसके बेनिफिट्स मतलब जॉइंट फैमिली के क्या बेनिफिट्स है, इस पे काउंटर व्यू देना है कि काउंटर व्यू क्या हो गया, फिर उसके नुकसान हो गए, है ना। तो यस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, मोरल वैल्यूज आर प्रिजर्व, गुड बॉन्डेज बिटवीन सिबलिंग्स या रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ये टॉपिक्स आपको व्यूज के लिए दिए हैं। ये व्यूज है, तो अब हमें उसके काउंटर व्यूज देने हैं, ठीक है, कि इसका एक अलग पहलू भी हो सकता है। तो ये बेसिकली ये राइटिंग प्रैक्टिस से ही आता है ना। जैसे स्पीच राइटिंग के अंदर मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि 3 से 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जब भी आप अपना स्पीच लिख लेना, ये चीज है, जब भी आप अपना स्पीच शुरू कर रहे हैं तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि आप कौन है और आज किस टॉपिक के ऊपर स्पीच आप लोग देने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसकी शुरुआत आप किसी कोट के साथ कर सकते हो, किसी क्वेश्चन के साथ कर सकते हो, किसी चीज की डेफिनेशन, जो भी टॉपिक दिया उसकी डेफिनेशन के साथ कर सकते हो, है ना, उससे बढ़िया लगेगा वो बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आप ऑडियंस को एंगेज करके रखो, राइट, बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए लैंग्वेज और बहुत ही सिंपल होना चाहिए, क्योंकि ऑडियंस को भी समझ में आना चाहिए। आप कोई बहुत बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स यूज करोगे तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, उस पर्सपेक्टिव से टीचर चेक करता है आपका आंसर, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, वर्ड लिमिट के अंदर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर जरूर टॉपिक के बारे में अपना भी इंट्रोडक्शन देना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान एंड आज का मेरा ये टॉपिक ब्ला 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 है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैं कोई कोट भी बोल सकती हूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ ऑडियंस से, या अपने टॉपिक का डेफिनेशन दे सकती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपना पूरा स्पीच लिख कर आऊंगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बारी आ जाती है क्रिएटिव राइटिंग की। एक्सपैंड द थीम या आइडिया, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। बहुत ईजी है, कुछ नहीं होता एक्सपैंड द आइडिया में। आपको ये एक दे दिया, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू, इसका मतलब क्या है, बस ये एक्सप्लेन करना है आपको। अब इसको जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो, कोई रियल लाइफ स्टोरी ले लो, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लो, उससे कनेक्ट करके आप इसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक तुम काम नहीं करोगे, है ना। तो अब आप इसके बारे में कितना जो ज्ञान तुमको आता है वो सारा लिख दो वहां पे, और कोई रियल लाइफ स्टोरी के साथ उसको कंपेयर, मतलब कोई रियल लाइफ स्टोरी के साथ रिलेट करके उसको वहां पे एक्सपैंड कर दो कि हार्ड वर्क से ये होता है, तुम बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना ज्ञान आता है सारा दे दो। बट स्टार्टिंग क्या करनी है, इसकी डेफिनेशन से, इसका मीनिंग क्या है उससे स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है न्यूज रिपोर्ट। मैंने रिपोर्ट राइटिंग के अंदर बताया है सब बच्चों को, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट होती है, कैसे देनी होती है। हमेशा एक तो रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, न्यूज रिपोर्ट जो होती है, वो पास्ट के अंदर होती है, ठीक है। जैसे डेंगू फीवर क्लेम्स 10 लाइव्स इन धुले। अब मैंने ना तुम लोगों को प्रॉपर जब रिपोर्ट राइटिंग वाला क्लास करवाया था उसके अंदर मैंने बताया है, कोई भी डिजीज आउटब्रेक होता है ना, तब हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है, ठीक है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तब हमें क्या क्या चीजें एक रिपोर्ट के अंदर लिखनी है। जैसे कोई भी बीमारी फैल रही है, डेंगू फीवर क्लेम्स 10 लाइव्स इन धुले, तो अब मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैं बताऊंगी कि पहली बात तो क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, है ना, कितने लोग अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं। जब भी बीमारी के बारे में बात हो ना तो सिम्टम्स बताए जाएं, रीजंस बताए जाएं कि क्यों हो रही है ये बीमारी उस एरिया में, ठीक है। डॉक्टर्स का क्या मानना है, ठीक है, क्या कोई कैजुअलिटीज हुई है, कोई लोगों की मृत्यु हुई है या नहीं हुई है, आगे क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं, ये सब चीजें एक न्यूज रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई एक एक्सीडेंट का आ गया, तो भाई एक्सीडेंट में क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई आई विटनेस था जिसने ये सब कुछ देखा, ठीक है, पुलिस कब आई, क्या लोगों की डेथ हुई क्या, और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, ठीक है, कोई कदम उठाए गए या नहीं उठाए गए, एवरीथिंग। ये पॉइंट्स है मैंने वहां दिए हैं प्रॉपर कि भाई कोई डिजीज से रिलेटेड है तो ये पॉइंट्स लिखने हैं, कोई बीमारी से रिलेटेड है तो ये पॉइंट्स लिखने हैं, तो तुमको देखना है वो कैसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है डेवलप अ स्टोरी। ये तो बहुत ईजी है, तुम्हारा क्रिएटिविटी पे है। कोई भी स्टोरी जब तुमको डेवलप करने के लिए दिया है, ठीक है, सो द कंक्लूजन एंड एंड इज गिवन, दे लर्न अ लेसन टू लिव विद द थॉट, बी पंक्चुअल। तो मुझे बेसिकली अपनी स्टोरी जो है वो बनानी है पंक्चुअल के ऊपर, कि भाई एक इंसान कोई होगा जो पंक्चुअल नहीं था अपनी लाइफ के अंदर, तो उसकी वजह से उसने क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेले, और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। आप जब भी स्टोरी डेवलप कर रहे हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं रखने, ध्यान रखना कि बहुत सारे कैरेक्टर्स आप लोगों की स्टोरी के अंदर नहीं होने चाहिए। 2 से 3 कैरेक्टर्स रखो,
स्टोरी में थोड़ा सा सस्पेंस होना जरूरी है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ट्विस्ट आप दे रहे हो स्टोरी के अंदर, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लंबा भी बहुत हो जाता है। सिंपल 2 से 3 कैरेक्टर्स रखो, एक सिंपल सी स्टोरी रखो, उसके अंदर 1-2 ट्विस्ट रखो, सस्पेंस थोड़ा सा रखो, ऐसा नहीं है सब कुछ स्टार्टिंग में ही बना दिया और एंड में एक मोरल लेसन के साथ उसको कंक्लूड कर दो। ठीक है, चलिए ये भी सेम वैसा ही है, नरेट एन एक्सपीरियंस ऑफ गिवन बिगनिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। पेपर एनालिसिस पे मैंने आपको बताया कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आशा करती हूँ सेशन में मजा आया होगा। कुछ और भी अगर आप लोगों के डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि मैं पूरा का पूरा पेपर सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊं? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइए, पेपर सोल्यूशन आपके लिए क्लास में जरूर लाऊंगी। ऑल द बेस्ट।